नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर सामने दिखाई दे रहा होगा कि आज बहुत स्पेशल क्लास है। वेलकम टू त्रिवाना क्लासेस। आज की क्लास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर बेस्ड है फॉर क्लास 10th सोशल साइंस बाय मी सिद्धांत सर। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखें पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है वो है इन अ diverse country like India, if the government decided to follow a majoritarian pathway similar to the pre-civil war era in Sri Lanka, what would be the likely impact on the social fabric and political stability? Justify your answer with two reasons. अब देखिए इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने दी जाएगी जिसको लेकर आपको अपने कॉन्सेप्ट को सोचना है जो आपने पढ़ रखा है सिविक्स में। जैसे इन्होंने पूछा है इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में इफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉलो अ मेजोरिटेरियन पैथवे, है ना, जैसे श्रीलंका में फॉलो किया गया कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हम बहुसंख्यकवादी रास्ता अपनाएंगे कि बहुसंख्यक लोग जो सोचेंगे वैसा ही होगा, उनके ही हित में सारे काम होंगे, similar to the pre-civil war era in Sri Lanka. So what would be the likely impact on the social fabric and political stability? तो भारत की राजनैतिक और सामाजिक स्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर लिखेंगे तो देखिए एक मॉडल आंसर आपके सामने है। तो द इम्पैक्ट वुड बी catastrophic for India's unity, social conflict. So it would lead to a feeling of alienation among minority communities, potentially triggering social unrest for secessionist movement, political instability, while majoritarianism look like the will of the people. It eventually undermines the stability of the nation as the oppressed groups fight for their rights, leading to the potential breakdown of democratic institutions. अब ये पॉइंट्स में बनाए गए थे, लेकिन अब क्योंकि इसको पीपीटी पे सेट करते टाइम में थोड़ा पैराग्राफ स्टाइल में आपको दिख रहा होगा, तो आइए बात करते हैं कि क्या इंपैक्ट आएंगे। सबसे पहला है कि इंपैक्ट जो है वो कैटास्ट्रॉफिक होगा। कैटास्ट्रॉफिक होने का मतलब कि बहुत ही बुरा पड़ेगा, है ना। कैसा होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक टकराव स्टार्ट होंगे, जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा सिंगलास और तमिल्स के बीच में। इससे क्या होगा? इट वुड लीड टू द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन। अलाइनेशन वर्ड यूज किया जाता है जहां लोग खुद को अलग मानने लगे कि हम इस मेजॉरिटी का पार्ट नहीं है, हमें अलग थलग फील कराया जा रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऐसा फील करने लगेंगी। पोटेंशियली ट्रिगरिंग सोशल अनरेस्ट, और ये सामाजिक अशांति को ट्रिगर करेगा, है ना, समाज में अशांति फैलेगी। सेक्शनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। ऐसा देखिए अलाइनेशन की फीलिंग जहां भी आती है, अगर कोई समाज या कोई देश ऐसा है जो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को लगातार नेग्लेक्ट कर रहा है, तो वो सोसाइटी फाइनली जब देखती है कि हम मेजॉरिटी के साथ नहीं रह सकते, तो वो एक अलग कंट्री, एक अलग सॉवरेन नेशन की डिमांड करने लगते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, वाइल मेजोरिटेरियनिज्म लुक लाइक द विल ऑफ द पीपल। तो ऐसा दिखने में जरूर दिखता है कि मेजोरिटेरियन लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, तो वो जो भी बात कहेंगे वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा को प्रदर्शित करता है। लेकिन मेजोरिटेरियन लोग ही देश नहीं होते, माइनॉरिटीज की भी बात देखनी चाहिए। तो ऐसा लुक लाइक मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इवेंचुअली अंडरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन एज द ऑपरेस्ड ग्रुप फाइट फॉर देयर राइट, लीडिंग टू द पोटेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ऑपरेस्ड ग्रुप जो है, जैसे ऑपरेस्ड ग्रुप का मतलब क्या कि अगर मेजोरिटेरियन आप फीचर लॉन्च करेंगे तो ऑपरेस्ड ग्रुप माइनॉरिटीज होंगी। कौन होंगी? माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज फिर प्रोटेक्ट करेंगी अपने राइट्स, अपने लिए जो भी उनके इंटरेस्ट की चीजें होंगी उसको पाने के लिए वो फिर स्ट्रगल करना स्टार्ट करेंगे, और इससे सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट होगी। फाइनली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ब्रेकडाउन हो सकते हैं, एक लोकतांत्रिक संस्थाएं टूट सकती हैं, देश के टुकड़े हो सकते हैं, बहुत सारे इसके बुरे परिणाम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर अ पॉलिसी एडवाइजर फॉर अ
region that has seen a 40% decline in groundwater level due to over irrigation. Suggest two resource planning strategies that prioritize sustainability over immediate economic gain. अब पूछा गया है कि मान लिया कि आप एक किसी प्लेस के पॉलिसी एडवाइजर हैं, एक ऐसा प्लेस जहां देखा जा रहा है कि 40% डिक्लाइन हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल में ओवर इरिगेशन की वजह से। ओवर इरिगेशन का मतलब कि जहां अति सिंचित कार्य करने की वजह से सिंचाई बहुत ज्यादा की गई है, जिससे 40% वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया है। सजेस्ट करना है, सजेस्ट टू रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें क्या किसको प्रायोरिटी दी जाए, सस्टेनेबिलिटी ओवर इमीडिएट इकोनॉमिक गेन, है ना। तो आइए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करने की जरूरत है? अगर ओवर इरिगेशन हो रहा है और ओवर इरिगेशन से लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है, इट मींस हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। देखिए, दो तरह की क्रॉप्स हैं। पहला, एक ऐसी क्रॉप जिनको बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है, लाइक राइस जैसी क्रॉप्स, है ना। दूसरी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं, जैसे मिलेट्स, है ना। तो हमें क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट करना है। तो पहला सजेशन होना चाहिए कि क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट करिए, ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मींस कि जो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाली क्रॉप्स हैं, लाइक शुगर केन, पैडी, राइस, इनको हटाकर इनकी जगह पर ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लगाइए, जैसे मिलेट्स हैं, है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, एक कोर्स ग्रेन्स, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है। सूखे के क्षेत्रों में भी इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है, कम पानी में ही ये उग जाते हैं। दूसरा क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। हम यहाँ टेक्नोलॉजी को भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम इरिगेशन की टेक्निक को बदल सकते हैं। हम ओवर इरिगेशन से बचने के लिए ड्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां लिखा गया मैंडेटिंग ड्रिप इरिगेशन एंड रेन वाटर। आप जानते हैं ड्रिप है ना, बूंद बूंद करके पानी ऐसे एरियाज में ही छिड़का जाता है जहां पर फसल को या प्लांट को पानी की जरूरत हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर रेन वाटर वहां अवेलेबल है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू इंश्योर दैट द रेट ऑफ द एक्सट्रैक्शन डज नॉट एक्सीड्स। अगर रेन का वाटर कलेक्ट कर लेंगे तो नीचे से पानी एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर पड़ेगी तो बहुत कम पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अ बून फॉर कंज्यूमर्स बट अ बेन फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स। एनालाइज दिस स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग वन आर्गुमेंट फॉर ईच साइड। अब यहां पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया है कि ये कंज्यूमर्स के लिए बून है और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए बेन है ना। तो बून मीन्स होता है वरदान, ब्लेसिंग, और बेन यहां मतलब है अभिशाप। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरह से उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है और छोटे स्तर के जो उत्पादक हैं उनके लिए एक तरह से अभिशाप है। आइए इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अब ये एनालाइज करने का क्वेश्चन है। कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि एनालिटिकल क्वेश्चंस को दिखाइए कि कैसे एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनालाइज करने का देखिए दो तरह से काम होते हैं, एक होता है सिंथेसाइज करना, एक होता है एनालाइज करना। एनालाइज करने का मामला यह है कि कोई चीज आपके सामने रखी गई है, कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है, उसको टुकड़ों में बांट दीजिए और फिर उसे एक्सप्लेन कर दीजिए, यह है एनालाइज करना। बहुत सारे टुकड़े आपके सामने रखे गए हैं, बहुत सारी थियरीज आपके सामने रखी गई हैं, उनको कंपाइल कर लीजिए, उनको एक साथ ले आइए और उससे एक सिंगल थियरी बना लीजिए, तो वो है सिंथेसाइज करना। तो आइए हम इसको एनालाइजेशन करते हैं। आंसर है, जैसे प्रो कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर नाउ हैव एक्सेस टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल कंपटीशन लेकर आता है। आज हर एक कंट्री अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है, और जहां भी मार्केट में प्रोडक्शन के लिए लेकर या उसको सेलिंग को लेकर कंपटीशन होता है, वहां पर प्राइजेस अक्सर लो हो जाते हैं। तो कंज्यूमर को फायदा का क्या है कि हाई वैरायटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उनको लो प्राइसेस मिल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गारमेंट्स, है ना। दूसरा है एंटी स्मॉल प्रोड्यूसर।
अब अगर हम स्मॉल प्रोड्यूसर्स को देखें तो इसके लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ये ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है, अभिशाप जैसा है। कैसे प्रूव करेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग है और बैटरी मेकिंग है, तो इन इंडिया हैव स्ट्रगल्ड टू compete with cheap mass produced imports leading to job losses and unit closures। अभी भी इंडिया में उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बहुत सारी फॉरेन कंट्री जैसे चाइना है, जापान है, अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, रशिया के प्रोडक्ट हैं या यूरोपियन कंट्रीज के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट जो है इंडिया से, इंडिया के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये उनसे काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और लोग इनके प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर हैवी कंपटीशन की वजह से स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर बहुत सफर करते हैं। तो इस तरह हम प्रूव करते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए तो ये बून है, लेकिन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए बेन है, मतलब वरदान और अभिशाप, है ना। नेक्स्ट आता है, लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट। हाउ डिड द शिफ्ट फ्रॉम डायनेस्टिक एम्पायर्स टू नेशन स्टेट चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द सिटीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट आप सभी ने पढ़ा है। नेशन स्टेट क्या है? जहां पर हम देखते हैं कि एक शेयर्ड कल्चर, एक शेयर्ड आइडेंटिटी होती है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, शेयर्ड हेरिटेज होता है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है। तो हम इसके आंसर में आए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेशन स्टेट, हाउ डिड द शिफ्ट फ्रॉम डायनेस्टिक एम्पायर टू नेशन स्टेट चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड सिटीजन। रूलर और सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से चेंज हुई जब हम डायनेस्टिक एम्पायर से निकलकर नेशन स्टेट के सिस्टम में पहुंचे। तो पहले राजा और प्रजा का संबंध था, अब राष्ट्र और नागरिक का संबंध है। बस इसी को आपको आंसर में लिखना है कि इन डायनेस्टिक एम्पायर्स पीपल वर सब्जेक्ट्स डिफाइंड बाय देयर लॉयल्टी टू मोनार्क। डायनेस्टिक एम्पायर्स में लोग प्रजा होते थे, सब्जेक्ट्स मींस प्रजा होते थे, और उनकी जो आइडेंटिटी थी वो अपने राजा की लॉयल्टी से डिफाइन होती थी कि वो अपने राजा के प्रति कितने वफादार हैं। तो विद द राइज ऑफ नेशन स्टेट पीपल बिकेम सिटीजन्स शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज और हिस्ट्री। जैसे जैसे राष्ट्रों का उदय हुआ, लोग सब्जेक्ट से निकलकर सिटीजन्स बन गए। इट मींस वो प्रजा से निकलकर नागरिक बन गए और उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री है। सो दिस शिफ्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग and the principle that the government should derive its power from the will of the people rather than divine right। So doctrine of divine जो कि पहले कहता था कि राजा की उत्पत्ति दैवीय शक्ति से हुई है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है ना, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड या मोनार्क इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इस कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया गया, और किसने तोड़ा था आप सभी जानते हैं, जॉन लॉक ने सबसे पहले इसको रिफ्यूज किया। जॉन लॉक ने कहा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि मोनार्क को सीधे गॉड ने भेजा है। आज के टाइम में हम क्या मानते हैं? आज के टाइम में हम रूसो जैसे थिंकर्स की बात को मानते हैं, जहां पर कहा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लोगों की विल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो शिफ्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस शिफ्ट ने मोनार्की से नेशन स्टेट का जो शिफ्ट आया, इससे कलेक्टिव बिलोंगिंग का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट शुड ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, कि सरकार को लोगों की इच्छा के अनुसार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, रेदर देन अ डिवाइन राइट, है ना। वही बात है कि सरकार लोगों से है ना, देवताओं से नहीं, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। स्मॉल फार्मर सोनाली बोरोज मनी फ्रॉम लोकल मनी लेंडर एट 5% पर मंथ टू बाय सीड्स। नाउ आफ्टर अ क्रॉप फेलियर शी इज फोर्स्ड टू सेल हर लैंड। एक्सप्लेन द फेनोमेना शी इज एक्सपीरियंसिंग एंड सजेस्ट हाउ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप कुड हैव प्रिवेंट दिस। अब एक स्मॉल फार्मर सोनाली है जिसने कुछ पैसे एक लोकल मनी लेंडर से बोरो किए हैं, उधार लिए हैं, और 5% इंटरेस्ट रेट पर लिए हैं। एक क्रॉप फेलियर हो जाता है और वो क्रॉप फेलियर हो जाने के बाद वो पैसा वापस नहीं कर पाती। सो शी इज फोर्स्ड टू सेल हर लैंड। अब वो अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर है। इस फेनोमेना को एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किस तरह से सजेस्ट हाउ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी जो है, स्वयं सहायता समूह, वो ऐसा होने से रोक सकते हैं।
तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, आप सभी जानते हैं कि आज रूरल एरियाज में लोग खुद को एम्पावर करने के लिए, खासकर जो पुअर पीपल हैं, वुमेन है, अपने आप को एम्पावर करने के लिए ग्रुप्स बना रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स, 20 to 25 पीपल्स के ग्रुप, जो कि एक दूसरे के साथ कलेक्ट होते हैं और अपना एक फिक्स अमाउंट पूल करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके नाम से अकाउंट एक बैंक में ओपन करा देते हैं और वो सारा पैसा जो ग्रुप का है बैंक में जमा होता रहता है। आप जानते हैं कि बैंक में लोन लेने के लिए कोलैटरल की नीड होती है और विदाउट कोलैटरल लोन बहुत ही मुश्किल से मिलता है या नहीं मिलता। तो पुअर पीपल की इस प्रॉब्लम को सेल्फ हेल्प ग्रुप ने दूर किया है। किस तरह से? कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो बैंक में एक अकाउंट में जमा करते हैं, वो पैसा धीरे धीरे कोलैटरल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को जरूरत पड़ती है तो उसी कोलैटरल के बेसिस पर पैसे लोन ले लिए जाते हैं और बहुत लो इंटरेस्ट रेट, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट कोलैटरल, ये अपने ग्रुप के मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो सोनाली इज ट्रैप्ड इन अ डेब्ट ट्रैप, है ना, सोनाली एक कर्ज के जाल में फंस चुकी है। वेयर द हाई इंटरेस्ट मेक इट इम्पॉसिबल टू रीपे द लोन आफ्टर सेटबैक, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, पैसा ही नहीं है, तो भाई हाई इंटरेस्ट रेट को कैसे हम दे पाएंगे, इम्पॉसिबल है दे पाना। एसएचजी इंटरवेंशन, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंटरवेन करने दें तो एन एसएचजी वुड हैव प्रोवाइडेड अ लोन एट अ मच लोअर इंटरेस्ट रेट विदाउट रिक्वायरिंग कोलैटरल, है ना। यहां पर अगर ये सोनाली एसएचजी से लोन ले रही होती तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी नहीं पड़ती, कोलैटरल की तरह नहीं रखना पड़ता। तो फर्दर मोर द ग्रुप स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट एंड कलेक्टिव सपोर्ट दैट इंडिविजुअल मनी लेंडर्स डू नॉट ऑफर। क्लियर? तो ऐसे ग्रुप स्ट्रक्चर सेफ्टी और कलेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडिविजुअल मनी लेंडर प्रोवाइड नहीं करते। यहां पर आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है। अगर मान लिया कि आपके पास उसमें पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं कि एसएचजी आपकी जमीनें बेच देगी या आपके घर नीलाम करा देंगे, है ना, कुछ और भी सपोर्ट आपको पीछे से किया जा सकता है ना। नेक्स्ट आता है, व्हाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉलिंग द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एन एनालिटिकल रीजन। ये भी देखिए एनालिटिकल रीजन आपको प्रोवाइड करना है। पूछा गया है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विदाउट मशीन्स पॉसिबल नहीं है और मशीन बनाने के लिए ज्यादातर आयरन और स्टील जैसे मेटल्स का ही यूज किया जाता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्रीज वेदर लाइट, मीडियम और हैवी डिपेंड ऑन इट फॉर दियर मशीनरी एंड टूल्स। आप देखिए चाहे वो लाइट इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो या हैवी इंडस्ट्री हो, ये सभी इंडस्ट्री मशीनरी और टूल्स पर डिपेंड है और ये मशीनरी और टूल्स आयरन और स्टील से ही बनते हैं, इसीलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। सो फ्रॉम हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टू स्मॉल सेविंग नीडल्स, द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड स्टार्ट्स विद स्टील। आप देखिए एक छोटी सी सुई से लेकर और बड़ी बड़ी मशीनें आज स्टील पर ही बनाई जाती हैं और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, सो come to next question. So the success of federalism in India is not merely due to the constitutional provisions but due to the nature of democratic politics. Support this with an example regarding linguistic state. पूछा गया कि आज इंडिया में जो संघवाद या फेडरलिज्म सक्सेस है वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है इसीलिए फेडरलिज्म सक्सेस है, बल्कि उसके पीछे रीजन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। स्टेटमेंट ये कहता है, आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है और इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी लाइंस लिखनी है जो कि इस चीज को, इस लाइन को प्रूव करती हूं। तो आइए देखते हैं। When India was divided into states based on language, many feared it would lead to disintegration. आप जानते हैं 1953 से पहले इंडिया के मैप में स्टेट्स दूसरे नामों से जाने जाते थे, उनके एरियाज भी अलग अलग थे। लेकिन इन 1953 आंध्र प्रदेश को सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, यहां पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और इन 1956 इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया एक्ट लाया गया अमेंडमेंट करके, जिससे कहा गया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फिर बहुत सारे राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। इट मींस भाषा के आधार पर बने हुए राज्य, लैंग्वेज के बेस पर बने हुए स्टेट्स लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाते हैं।
तो बहुत सारे लोग पहले मानते थे, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट मानती थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा अगर करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, कल को अगर एक जैसे लोग एक साथ हो जाएंगे तो वो अपने आप को देश से अलग थलग करने की बातें कर सकते हैं। तो ऐसा डर लोगों के मन में था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज उसके पीछे इन्वॉल्व हैं, श्री पोटी रामालू का मर जाना आमरण अनशन करते हुए, और आंध्र प्रदेश को फोर्सफुली एक नया भाषाई राज्य बनाने को सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर होना, और उसके बाद सभी राज्यों का पुनर्गठन करना। बाद में इसका रिजल्ट ये आया कि जो डर हमारे मन में था डिसइंटीग्रेशन का, उससे जस्ट उल्टा रिजल्ट हमको मिला कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन और इजियर हो गया, लोग एक दूसरे को समझने लगे और बहुत सारे प्रशासनिक कठिनाइयों में सफलता हमको मिली। तो हाउएवर द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट टू रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। तो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कमिटमेंट रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, है ना, एक्चुअली इससे देश ज्यादा और ज्यादा यूनाइटेड हुआ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया। It proved that federalism succeeds when the political culture values sharing power and living together। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहता हो, लेकिन अगर पॉलिटिक्स हमारी कल्चर वैल्यूज को, पावर शेयरिंग को या एक साथ रहने जैसी बातों को वैल्यू नहीं देगी, तो फिर फेडरलिज्म का सक्सेस हो पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म है लेकिन वो सक्सेस नहीं है। नेक्स्ट आता है ninth question, despite the tertiary sector contributing the most to India's GDP, the primary sector remains the largest employer। What does this indicate about the nature of employment in India? तो हम देखते हैं हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो शिफ्ट आया है वो ये है कि प्राइमरी सेक्टर से निकलकर हम सेकेंडरी सेक्टर में आ चुके हैं, सेकेंडरी सेक्टर से निकलकर अब हम टर्टरी सेक्टर में जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। आज इंडिया की मैक्सिमम जीडीपी टर्टरी सेक्टर से आती है और टर्टरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर से कम है, ऐसा क्यों, यही पूछा गया यहाँ पर। तो इंडिया की मेजर प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयमेंट की है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इट मींस एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड जरूर करता है, लेकिन साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि यहाँ लोग डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। एक खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि जरूरत वहां से 3 लोगों की है। तो इसका मतलब कि अगर 2 लोगों को अलग कहीं एम्प्लॉय कर दिया जाए तो उससे और ज्यादा जीडीपी बढ़ सकती है। तो दिस इंडिकेट सिचुएशन ऑफ डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इट मींस देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर देन आर एक्चुअली नीडेड। तो डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह दिखाता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं, है ना। तो लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉय हैं। अगर उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवन इफ सम वर्कर्स आर मूव्ड आउट द प्रोडक्शन विल नॉट सफर। So this highlights the structure mismatch where the service sector grows in value but fails to generate enough mass employment, है ना। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम छूट गया है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये दिखाता है कि स्ट्रक्चरल मिसमैच है। एक तरफ जीडीपी तो टर्टरी सेक्टर में बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में ही हाई है। ऐसा इसलिए कि लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली में वो क्या फेस कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन लीड टू द ग्रोथ ऑफ द न्यू पब्लिक स्फीयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन इंडिया। 19th सेंचुरी इंडिया में प्रिंट रेवोल्यूशन ने किस तरह से पब्लिक स्फीयर, ग्रोथ ऑफ न्यू पब्लिक स्फीयर, मतलब एक नए तरह के लोगों, जैसे रीडिंग मेनिया की बात करते हैं ना, पढ़ने वाले लोग, है ना, एक नए तरह के एनलाइटमेंट को जानने वाले लोगों की बात यहां की गई है। तो उस ग्रोथ ऑफ न्यू पब्लिक स्फीयर को कैसे इनकरेज किया प्रिंटिंग रेवोल्यूशन ने। तो प्रिंट मेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। प्रिंट्स की वजह से क्या हुआ कि न्यूज़पेपर और बुक्स अफोर्डेबल हो गए। पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था, बहुत ही महंगे होते थे। अब प्रिंट है, मिनटों में हजारों किताबें, हजारों न्यूज़पेपर छपते हैं मशीन के थ्रू। सो इससे लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में छोटे दामों में आसानी से उनको मिल जाती थी चीजें। तो दिस अलाउड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म्स।
बहुत सारे लोग सोशल रिफॉर्म्स के लिए लिखते थे, बहुत सारे लोग इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट लिखते थे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी स्प्रेड हुए, सर्कुलेट हुए, लाइक सती एंड कास्ट सिस्टम। तो सती एंड कास्ट सिस्टम में राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों का नाम जरूर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं के फॉलोवर्स ही हमेशा लिखते थे। ऐसे बहुत सारे थे जो इसके अगेंस्ट भी लिखते थे, जो सती प्रथा के फेवर में लिखते थे, कास्ट सिस्टम के फेवर में लिखते थे। इट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर कॉमन पीपल कुड डिबेट, criticize and form opinions, thereby transforming them from passive listeners into active participants in social and political atmosphere। तो आइए देखते हैं। तो इसने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जहां पर कॉमन पीपल अब डिबेट कर सकते थे, लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते थे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, या सोसाइटी में चल रही किसी एक्टिविटी को क्रिटिसाइज कर सकते थे, अपने ओपिनियंस बना सकते थे, है ना। ऐसे व्यवस्था ने लोगों को, कॉमन लोगों को पैसिव लिसनर्स से बदलकर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वो सिर्फ श्रोता नहीं थे, अब वो समाज की हर एक एक्टिविटी में प्रतिभाग भी करने लगे थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग रिवाइव्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। व्हाई इज दिस कंसीडर more environmentally sound than large multi-purpose dams? मल्टीपर्पज डैम्स की जगह पर आज हम देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज्यादा रिवाइव किया जा रहा है। ऐसा क्यों? मल्टीपर्पज डैम आज अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने में फेल हो रही हैं। जिन मल्टीपर्पज डैम्स को बनाया गया था कि ये आने वाले फ्यूचर में फ्लड्स को रोकेंगे, आज उन्हीं मल्टीपर्पज डैम्स की वजह से फ्लड्स क्रिएट हो रहे हैं। क्यों? आप जानते हैं मल्टीपर्पज डैम्स के रिवर बेड में सेडिमेंटेशन होता है और रिवर बेड धीरे धीरे हाई होता है, और क्योंकि इनकी बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं की गई तो रिवर बेड इतना हाई हो चुका है कि जैसे ही बारिश होती है यहां से वाटर ओवरफ्लो होने लगते हैं, आसपास के एरियाज में फैलने लगते हैं। इसीलिए यहां लिखा गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डैम से ज्यादा आज वैल्यू क्यों मिल रही है। तो ट्रेडिशनल मेथड लाइक गुल्स, कुल्स, टाकाज आर लोकलाइज्ड, लो कॉस्ट एंड हैव अ मिनिमल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आज ट्रेडिशनल मेथड जैसे गुल, कुल, टाका, टाका समझते ना, जो राजस्थान जैसे एरियाज में अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया जाता है वाटर स्टोर करने के लिए, उसे टैंक्स कहते थे, टाका भी कहते हैं। ये लोकलाइज्ड हैं, लो कॉस्ट, इनको बनाने में पैसा कम लगता है, एंड हैव अ मिनिमल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकी पर इसका कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। अनलाइक लार्ज डैम्स, they do not cause large scale displacement of local communities, do not lead to sedimentation of river beds, and do not trigger seismic activity or destroy local biodiversity। अगर हम कुछ और फैक्टर्स तो बात करें तो डैम्स बनाने के लिए लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है लोकल पीपल का। अगर कहीं डैम बनाना है तो वहां से गांव खाली कराने पड़ते हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड अपनाने के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ सेडिमेंटेशन का कोई खतरा नहीं है, कोई रिवर बेड सेडिमेंटेशन नहीं होने वाला। दूसरी तरफ सीस्मिक एक्टिविटीज ट्रिगर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो मानते हैं कि डैम्स अर्थक्वेक लाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, इस ये भी अर्थक्वेक्स को ट्रिगर करता है। तो यहां पर अगर हम उस फैक्ट को सही मान लें तब भी हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एंड डू नॉट ट्रिगर सिस्मिक एक्टिविटी और डिस्ट्रॉय लोकल बायोडाइवर्सिटी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लोकल बायोडाइवर्सिटी को भी कोई खतरा नहीं है। तो हमने देखा आज 10 क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, मैं नहीं कहता कि एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह से पिन पॉइंटेड आंसर आपको वहां पर लिखना है। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अगर कुछ भी आपको कमेंट में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।